This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh. Honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अग्रदूत में। अग्रदूत, जी हां दोस्तों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम समाज की ऐसी हस्तियों को बुलाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और लगन के दम पर न केवल एक मुकाम हासिल किया हो, बल्कि वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी निभा रहे हों। ये ऐसे अग्रदूत हैं जो प्रचार प्रसार की चकाचौंध से बिल्कुल दूर रहकर समाज को रास्ता दिखाने के काम में जुटे हुए हैं। समाज के दूसरे लोग इन अग्रदूतों से प्रेरणा ले सकें, इसलिए हम इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं। हमारी आज की अग्रदूत हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र, जो संपूर्णा नाम से एक संस्था को चला रही हैं और समाज सेवा के काम में जोर शोर से जुटी हुई हैं। शोभा जी, आपका कार्यक्रम अग्रदूत में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। इससे पहले हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, देखते हैं आपके बारे में एक रिपोर्ट और जिसमें बताएंगे कि संपूर्णा क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। 1993 से संपूर्णा सामाजिक संगठन के द्वारा दिल्ली की महिलाओं, बच्चियों और बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता। सोशल वर्क में एमए, एमफिल और पीएचडी करने वाली डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता का उद्देश्य समाज के शोषित और कमजोर वर्ग को सही मार्गदर्शन देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। वैसे तो बचपन से ही डॉक्टर शोभा विजेंद्र गुप्ता की रुचि सामाजिक कार्यों में थी। यही कारण था कि उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा सोशल वर्क में पूरी की। इसे परिवार का असर कहीं या डॉक्टर शोभा की सोच, उन्होंने समाज की हर उस बुराइयों का प्रबल विरोध किया जिसके खिलाफ आवाज उठाने से हर कोई बचता है। महिला सशक्तिकरण की बात हो या बाल मजदूरी को रोकने की बात हो, डॉक्टर शोभा ने हर बुराइयों का मुखर विरोध किया। डॉक्टर शोभा संपूर्णा सामाजिक संगठन के माध्यम से हर लड़की को संपूर्ण बनाने के साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का काम कर रही हैं। पिछले कई सालों से संपूर्णा दिल्ली में हेल्थ, एजुकेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंट के साथ ही पारिवारिक काउंसलिंग का काम भी कर रही हैं। डॉक्टर शोभा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 50 से पार्षद भी हैं। आज डॉक्टर शोभा संपूर्णा के जरिए मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली के हर सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण के साथ ही स्वच्छता के महत्व को बताने का काम कर रही हैं। शोभा जी, हमने देखा कि आप बड़े जोर शोर से जुटी हुई हैं संपूर्णा एनजीओ के जरिए। कब से लगी हैं आप इस काम में? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ। मैंने मास्टर्स किया है, एमफिल पार्ट 1 किया है, पीएचडी की है और सोशल वर्क के अंदर ये सब कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही एक कुछ बीज मेरे अंदर थे, क्योंकि जब मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और पुरानी दिल्ली में रहती थी, उस समय में भी मैंने एक फ्रेंड्स क्लब बनाया जी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय के अंदर भी मैंने लोगों को इकट्ठा करना, लड़कियों को इकट्ठा करना और वार्षिक कार्यक्रम करना। और मेरे पहले कार्यक्रम के अंदर एक जर्नलिस्ट को मैंने बुलाया जिनका नाम था अमिताभ श्रीवास्तव, उनका नाम था। और उस समय पुरानी दिल्ली के अंदर, मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत समय पहले की, पुरानी दिल्ली में लड़कियां इतनी नहीं निकलती थी, घरों से बाहर निकलने का चलन कम होता है, कम था, बहुत कम था। और विशेषतः जो शहर जैसे माना जाता था वॉल्ड सिटी के अंदर, लड़कियां स्कूल जाती थी, पढ़ने में बहुत अव्वल उस समय में भी लड़कियां थी, लेकिन स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी और उससे वापस आ जाती थी, या अपनी गली में मोहल्ले में लड़कियों के फ्रेंड्स होते थे। लेकिन उस समय के अंदर भी मेरे मन में मुझे अब अच्छी तरह याद नहीं है क्या फूटा कि मैंने उस समय के अंदर एक फ्रेंड्स क्लब बनाया जिसमें लड़कियों को जोड़ने का काम किया और ऐसी लड़कियों को पढ़ाने का भी काम किया जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाती थी। हमारा ग्रुप जगह जगह जाता था, गली मोहल्लों के अंदर ये बैठता था और लड़कियों को, महिलाओं को प्रेरणा देता था कि वो पढ़ें।
उसके बाद मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया दौलत राम कॉलेज से, लेकिन चूंकि मन के अंदर एक बीज सोशल वर्क का था, समाज सेवा का। जी बिल्कुल। तो मैंने अपना जो एमए था उसके अंदर अपना सब्जेक्ट चेंज किया और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि बड़े सारी चीज़ें थी मेरे सामने कि मैं क्या करूं, और मैंने हाउस वाइफ बन के रह जाऊं, नौकरी करूं, क्योंकि मैंने फिर पीएचडी भी कर लिया था, मैं नेट क्लियर भी हूं। तो मैं चाहती तो मैं अपना ये भी कर सकती थी, मैं लेक्चरर भी बन सकती थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि वंस अपॉन ए टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमएसडब्ल्यू, मैंने उसके बाद मैं सीडीपीओ भी रही हूँ, गजेटेड पोस्ट भी मेरी रही है, लेकिन शादी के बाद मैंने उसको छोड़ दिया था। और बहुत छोटी उम्र थी मेरी, 21 साल की उम्र थी जब मुझे वो गजेटेड पोस्ट मिली। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर ये ज़रूर रहता था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर मैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मैंने सोची, जिसके अंदर मैं समाज में जो हमारे किरदार हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था बचपन के अंदर कि चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरी ताई हो, चाहे मेरी दादी हो और आसपास भी रहने वाली, कि महिलाओं का केवल एक ही काम कि घर के अंदर पूछते रहना कि भाई क्या खाना है, सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना। जैसे मैं अपनी माँ को देखती थी तो मैं स्कूल से आती थी तो वो मुझसे पूछती थी कि अब शाम को क्या खाने में बनेगा, क्या बनेगा। फिर मेरे फादर आते थे, उनसे पूछती थी, और घर के सभी लोगों से, और सुबह नाश्ते में क्या लेके जाना है, और कैसे क्या पहनना है, क्या कपड़े चाहिए, मतलब उनका पूरा जो जीवन है उसके इर्द गिर्द। और मुझे कभी कभी तब भी ये मन के अंदर भान होता था कि ये अपना जीवन किस प्रकार से बिता रही है, इनको इससे क्या मिलेगा। और आज देखिए, आज मेरी माँ आज भी हैं और आज भी उनका वही काम है, आज भी बेटे बहुओं पोता पोती वाली हैं, लेकिन उनका जो मन है वो इसी में रहता है कि कौन जना क्या चाहिए उसको। हाँ, जो ढर रहा है जीवन का, जो जीवन का ढर रहा है। तो उससे मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप ये कहें, मुझे इसको तोड़ने का भी मन करता था। मेरे मन में आता था कि माँ का क्या केवल यही काम है, इसकी क्या कोई और भूमिका नहीं है अपने लिए, या कम से कम मुझे ऐसा लगता था मैं बड़ी होंगी तो मैं तो बहुत कुछ अलग करूंगी। ये मेरे मन में बचपन से ही एक विचार सालता था। और जब मैंने मास्टर्स किया तो मास्टर्स के बाद मुझे पता चला कि समाज बहुत बड़ा है, समाज बहुत विभिन्न है, समाज में तरह तरह के लोग हैं, समाज में तरह तरह की समस्याएं हैं। और अगर समाज में इन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग आगे नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और इस विचार ने संपूर्णा को जन्म दिया। जब मैंने संपूर्णा को शुरुआत की उस समय भी मेरे पास बहुत सी बहनें आती थीं और मैं भी अपना पीएचडी कर रही थी। बहुत सारी बहनें आती थी अपनी समस्याओं को लेकर, और बहुत दुख होता था कि चाहे वो निम्न वर्ग से हों, चाहे वो मध्यम वर्ग से हों, और चाहे उच्च वर्ग से हों, महिला होने की एक अपने आप में एक समस्या, एक प्रताड़ना, एक शोषण, ये सब वर्गों में रहा, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से हो या किसी भी समाज के किसी भी तबके से हो। ये मैंने इस समस्या को मैंने बहुत पास से देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कम से कम अपने घर में नहीं रहना चाहिए। घर में रहते हुए मुझे अगर समाज के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे आगे आना चाहिए। जी। लेकिन जैसे आपने बताया कि आप बचपन से आपको लगा कि समाज सेवा करना चाहिए, और जिस परिवार से आप आती हैं, आमतौर पे ऐसे परिवारों के अंदर लड़की बाहर निकले और ऐसे काम करे, समाज सेवा के लोगों से जुड़े, तो कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसा सहयोग मिलना चाहिए परिवार से वैसा नहीं मिलता। हाँ, ये आपने बहुत सही प्रश्न किया। देखिए, ऐसा था कि जब मैंने अपना बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स सब चाहते थे कि मैं लेक्चरर बनूं और मैं एमए इकोनॉमिक्स करूं। और जब फिर इस बात की आई कि मैं सोशल वर्क करूंगी और सोशल वर्क के लिए मुझे ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स में जाना पड़ेगा, मुझे इवन जो है प्रोस्टिट्यूशन के लोग जो हैं उनसे प्रोस्टिट्यूट से भी बात करनी पड़ेगी, हर तरीके के जो समाज के अंदर जितनी भी डिवियंस हैं उन सब से मुझे डील करना पड़ेगा, या मुझे जी जो, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए ना, जो नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है उसके लिए तो सभी लोग जीते हैं, सब लोग काम करते हैं और तैयार भी रहते हैं। सच में समाज के लिए काम करने का मतलब है कि वो लोग जो डिविएंट हो गए हैं, जो समाज के नॉर्मल पाथ से इधर या उधर हो गए हैं, लीक से हटकर जो वो हमें उसमें रहना पड़ेगा। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मैंने ये सोच तो लिया, लेकिन मेरी मास्टर्स की जो डिग्री रही उसने वास्तव में मुझे तैयार किया।
जैसे मैं अपना एक अनुभव इसमें शेयर करना चाहूँगी कि सबसे पहले जब मैं मास्टर्स कर रही थी तो मुझे एक इलेक्ट्रिक लेन, एक स्लम था, मेरी वहाँ पे प्लेसमेंट हुई। और जब मेरी फ़र्स्ट प्लेसमेंट हुई तो 2-3 विज़िट्स में मैंने ना वहाँ पानी पिया, ना मैंने वहाँ खाना खाया। मैं सुबह से लेके 5 बजे तक बिना पानी और उसके, क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये स्लम के अंदर मैं कहाँ पे बैठूँ, मैं कहाँ पे भोजन करूँ, मैं कहाँ पे पानी पीऊँ। मतलब बड़ा एक अजीब सा मेरे अंदर ये चल रहा था। मेरे सुपरवाइजर जी, मैं मतलब खुद भी मैं चाहती थी करना, लेकिन उसके लिए ये सब कुछ ट्रेनिंग चाहिए होगी या इतना मानस को इतना तौर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ये मैं मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो जब मेरे सुपरवाइज़र वहाँ पर आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम पूरे दिन क्या करती हो। तो मैंने कहा सर मेरी कहाँ प्लेसमेंट आपने कर दी, मैं तो यहाँ पानी भी नहीं पी सकती। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें सोशल वर्क छोड़ देना चाहिए अगर तुम यहाँ पर बैठ के पानी भी नहीं पी सकती। फिर उन्होंने मुझे बहुत से तरीके बताए, टेक्निक्स बताई कि हाउ टू डील विद द पीपल, और उसके लिए क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे हमें आचरण करना होता है, कैसे क्या करना होता है। और वो मेरे लिए सोशल वर्क की शुरुआत हुई, ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने उन लोगों के साथ आत्मीयता के साथ इंटरमिंगल होना सीखा, रिश्ते बनाना सीखा। और उसका परिणाम ये हुआ कि फर्स्ट ईयर के अंदर इसमें हमारे साथ सोशल वर्क में ये होता है कि हमको 1 साल में हमारी जिस भी क्षेत्र में हमें काम करने के लिए भेजा है उसका एक पूरा हमें दिखाना, प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है और उसके हमें मार्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल टाइप का। जी प्रैक्टिकल। तो हमने जब उसका किया तो उसके अंदर मैं अव्वल रही। तो लेकिन उस ट्रेनिंग का मुझे बहुत लाभ हुआ। मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने मास्टर्स किया उसमें मुझे बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उससे पहले मैं दौलत राम कॉलेज में थी, लड़कियों का कॉलेज था, और उससे पहले मैं आईपीएस स्कूल में थी, इंद्रप्रस्थ स्कूल में थी जामा मस्जिद पे। तो मुझे समझिए समाज को इतना देखने का अवसर उस तरीके से नहीं मिला। लेकिन जब मैंने मास्टर्स किया तो समाज को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा। फिर मेरा कोर्स भी ऐसा था, तो उस सब में मुझे ये समझ में आया कि आज के भारत में भी लड़कियों के लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए शोभा जी, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज अग्रदूत कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र से, जो रोहिणी में निगम पार्षद भी हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी की धर्मपत्नी भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से वो इतनी ऊर्जा लाती हैं इतना सब काम करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पिंपल्स थे, इसके चेहरे पर भी पिंपल्स थे। 4 जाते 5 आते, सांवली त्वचा से हम मुँह छुपाते, छिचकती थी, मैं शर्माती थी, छुप छुप के मुँह छुपाती थी, लेकिन फिर चले गए जैसे कभी थे ही नहीं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। This program is brought to you by Maharaja Agrasen University, Himachal Pradesh, honored by CCI Technology Education Excellence Award. Please visit www.mau.ac.in. कार्यक्रम अग्रदूत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र से। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा शादी के बाद आपने पढ़ाई भी जारी रखी, पीएचडी भी की, आपने निगम पार्षद भी आप हैं, संपूर्ण संस्था है, घर परिवार भी देखती हैं। कैसे तालमेल बिठाती हैं इन सब बातों में? कहाँ से आती है इतनी ऊर्जा आपके पास? देखिए, इसमें सिर्फ एक ही मुझे लगता है कि थोड़ा सा, एक तो अपने खाने पे कंट्रोल, और मैं कहूँ कि मैं बहुत योग कर पाती हूँ या बहुत भजन पूजन कर पाती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत साधारण तरीके से डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करती हूँ। और
एक बार में 4 काम करने की सोचती हूँ। मैं जब ऑफिस के अंदर बैठती हूँ तो मैं केवल एक काम नहीं करती, मैं उसी वक्त अपने कंप्यूटर का भी काम देखती हूँ जो मेरे साथ लोग मेरे सहयोगी काम कर रहे होते हैं। कोई केस आता है तो उसको भी अटेंड करती हूँ, कोई समाज की समस्या आ जाती है उसको भी करती हूँ, कोई इलाके की समस्या होती है उसको भी करती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि जिस समय मैं ऑफिस में बैठी हूँ उस समय में पूरा कंसंट्रेशन मेरा ऑफिस में हो, और जिस समय मैं घर पे हूँ उस समय डस्टिंग से लेकर घर का कोई भी छोटा या बड़ा काम फिर मैं वो उसको बड़ी तन्मयता से एक गृहिणी की तरह सारे काम करती हैं। जी बिल्कुल। तब मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे घर के काम में भी जो मेरा टाइम है, फिक्स टाइम है, उसके अंदर मुझे छोटा सा जो भी अपना काम करने का मौका मिलता है, चाहे मुझे अपनी अलमीरा लगानी हो, चाहे मुझे अपने कपड़े सजाने हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है। चाहे मुझे अपने डाइनिंग टेबल इधर से इधर करनी है, अपने घर की कोई सेटिंग करनी है, तो उसमें भी मुझे उतना ही मज़ा आता है। लेकिन मेरी कॉन्सेंट्रेशन ये ज़रूर रहती है कि जहाँ के लिए मैं हूँ, जब मैं घर से बाहर जाती हूँ तो सच में मैं बिल्कुल घर को भूल जाती हूँ, और जब मैं घर में होती हूँ तो कोशिश करती हूँ बाहर को भूल जाऊँ। जो काम करते हैं उसमें डूब जाते हैं। कुल 24 घंटे का समय होता है, समय तय है, समय कम है, और उसी में सारी चीज़ों को एडजस्ट भी करना है, और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहना है शोभा विजेंद्र जी का। ये बताइएगा कि अब आप जो है आगे जीवन में क्या लक्ष्य लेकर चल रही हैं? जीवन बहुत मैं कहूँगी बहुत ही छोटी चीज़ है, लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि ये जो समाज है इसके अंदर आज भी विकृतियाँ इतनी ज़्यादा हैं, विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि मन तो करता है कि एक आदर्श समाज बने, और इस आदर्श समाज के लिए बहुत सारी विकृतियों से लड़ना पड़ेगा, विसंगतियों से लड़ना पड़ेगा। उसमें शोभा विजेंद्र और संपूर्णा अपना एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस छोटे से पार्ट को मैं अपना बेस्ट करूं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभी फ़िलहाल हमने 8 महीने से हम दिल्ली स्कूल आदर्श शौचालय योजना 2016 हमने प्रारंभ की है, और इसके अंदर दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो दिल्ली नगर निगम के स्कूल हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के स्कूल हों, हमारा सपना है कि हम इन शौचालयों को यूजेबल बनाएं। अभी भी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद भी कि स्वच्छता रहे देश, भारत अभियान जी, स्वच्छता की ओर चले, ताकि हमारे देश के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आप देखते हैं कि हम छोटे छोटे देशों में भी जाकर बहुत खुश होते हैं, और क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वहाँ पर एक चीज़ होती है स्वच्छता, सफाई, क्लीनलीनेस, सब लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। छोटे से छोटे देशों में हम जाके आके बात करते हैं, सिंगापुर में ये है जी, हांगकांग के अंदर, हांगकांग में ये है, अमेरिका के अंदर ये है, इंग्लैंड के अंदर, छोटी छोटी कंट्रीज़ के लिए। जबकि आप हमारा देश देखो, इतना विस्तृत है, हर कुछ है। यहाँ पर मरुस्थल भी है, यहाँ पर जो है पहाड़ भी हैं, यहाँ पर बर्फ़ भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमारे ही बच्चे आज पसंद करते हैं, अगर उनको पर्यटन के लिए जाना है, बाहर जाने के लिए। और मेरा छोटा सा ये जो अनुभव रहा है एक निगम पार्षद होने के नाते, तो मैंने देखा है कि दिल्ली के अंदर आज भी ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर सीवर नहीं है, जहाँ पर सेप्टिक टैंक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 21वीं शताब्दी के अंदर जब हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात लगे हुए हैं, ऐसे के अंदर भी आज दिल्ली के स्कूलों के अंदर सीवर नहीं है। सेप्टिक टैंक जो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी दुर्घटना जिसके अंदर हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब वो वहाँ पर जाते हैं, उन सेप्टिक टैंक्स को हर 3 महीने में साफ़ होना चाहिए, वो 2-2 साल तक साफ़ नहीं होते, पॉइजनस गैसेस उसके अंदर से निकलती हैं। वो एक इतना बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है जो कि हमारे स्कूलों के अंदर है। हमारे स्कूलों के शौचालयों के अंदर पानी नहीं है, फ्लश लगा है तो वो चालू नहीं है, दरवाजे हैं तो कुंडी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो यूजेबल नहीं है, और हमारे ही छोटे छोटे बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपके सामने ये भी एक बात रखना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में आज कौन पढ़ता है? सरकारी स्कूलों में वो बच्चे पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूलों के अंदर नहीं जा सकते जी। और वो सबसे निम्न वर्ग के बच्चे जो किसी भी कारण से इन स्कूलों में आते हैं, हम उनको साफ शौचालय नहीं दे पाते। हम इस बात को तो कभी कहते ही नहीं है कि हम बच्चों को बहुत अच्छी वहाँ पे पढ़ाई दे पा रहे हैं। एटलीस्ट जो उसकी बेसिक एमिनिटी है वो तो करें। लेकिन शोभा जी, अब जैसे आपकी सरकार है, जिस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखती हैं, एमसीडी में, केंद्र में प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है, तो क्यों उसको लागू नहीं किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पर इस योजना में एक तो बहुत अच्छी तरीके से कहना चाहती हूँ, ना इसमें कोई केंद्र सरकार के आक्षेप की बात है, ना
दिल्ली सरकार की बात है और ना दिल्ली नगर निगम की बात है। कारण क्या है कि एक तो हमारे देश के अंदर 70 सालों में जो बुनियादी चीज़ें, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कोई स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रही है, बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड रही है। और मैं तो ये जानकर अभी तो एक आपको और चीज़ चौंकाने वाली बताना चाहती हूँ कि इन स्कूलों के अंदर जिसमें हमारे 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर बच्चे जाते हैं सुबह से शाम तक के लिए पढ़ते हैं, लेकिन उनको शौचालयों के बाहर हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था नहीं है। यानी कि आप शौचालय के अंदर जाइए, आप वहाँ पर आप जानते हैं शौचालय के अंदर तो आपको हर तरीके के जर्म्स के मिलने की संभावना है, लेकिन अब जब बाहर आएंगे तब भी आपके पास साबुन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोगों को देखिए, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये मेरी ड्यूटी बनती है कि जो समस्या मैंने देखी मैं उस पर काम करूं। अब उस पर सरकारें कितना कर रही हैं, सरकारों को भी जहां तक पत्र लिखने की बात है, जहां पर उनसे गुहार लगाने की बात है, मैं हर को, हमारी दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, अपने तीनों कमिश्नर्स को, हर व्यक्ति को मैं पत्र लिख रही हूँ, हर व्यक्ति के साथ मैं मीटिंग्स कर रही हूँ, मैं शौचालयों के अंदर जा रही हूँ, बच्चों को प्रेरित करती हूँ, प्रिंसिपल्स को प्रेरित करती हूँ, और बहुत बड़े संगठन को बनाकर, सेल्फ हेल्प ग्रुप को 3000 लोगों के समूह को लेकर 15 दिन के अंदर आप स्कूल के अंदर जाएं और स्कूलों के शौचालयों को देखें, सबको प्रेरणा दें, और अगर छोटी मोटी कमियां हैं तो संपूर्ण संस्था उन कमियों को दूर भी कर रही है। एक ये गुजारिश और चाहेंगे कि क्या संदेश आप समाज के लोगों को देना चाहेंगी, जो लोग प्रेरणा ले सकें आपसे या कुछ अच्छा कर सकें समाज में? देखिए, एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर मैं यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ऐसी है जिसके अंदर अच्छे काम, पुण्य के काम करने की बात हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन एज ए वुमेन और एज ए प्रोफेशनल वुमेन मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि इस जीवन के अंदर अगर हम दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं, दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, तो कम से कम ये समस्याएं हमारे तक तो नहीं आती। इसलिए सच में हर व्यक्ति को ये प्रण ले लेना चाहिए कि अगर उसे सच में स्वस्थ, सुंदर और खुश रहना है तो हर दिन, प्रत्येक दिन एक अच्छा काम जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो। शोभा जी, संपूर्ण जो संस्था है इसमें क्या क्या आप काम करते हैं और आगे किस तरीके से इस संस्था को आप बढ़ाना चाहती हैं? जी, संपूर्णा एक सामाजिक संस्था है जो हमने 1993 सितंबर में प्रारंभ की थी, और उसके बाद से छोटा सा एक समूह शुरू किया था। उसके बाद से लगातार पूरी दिल्ली में, दिल्ली से बाहर इसमें हम काम करते हैं। इसमें अगर आप समझें तो हम इसको इस तरीके से बताना चाहेंगे, हम 2 तरीके के काम करते हैं, एक माइक्रो लेवल प्रोग्राम, एक मैक्रो लेवल प्रोग्राम्स। माइक्रो लेवल प्रोग्राम का मतलब है जिसमें हम सूक्ष्म तरीके से एक बेनिफिशरी ग्रुप के साथ लगातार काम करते हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि वो हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से, रोज़ आने के माध्यम से, पढ़ने लिखने के माध्यम से, ट्रेंड होने के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा कर सकें। इसके अंतर्गत हम हेल्थ प्रोग्राम्स चलाते हैं, इसके अंदर हम एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलाते हैं, इसके अंदर हम तरह तरह की ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इसमें हम FCC भी चलाते हैं, फैमिली काउंसलिंग सेंटर भी चलाते हैं, और पूरी दिल्ली भर से, बल्कि दिल्ली से बाहर से भी हमारे पास महिलाएं आती हैं, बल्कि पुरुष भी आते हैं जिनके घरों के अंदर प्रॉब्लम्स हैं ज़रूरी। इसके साथ साथ ही हमने पहले दिल्ली कमीशन फॉर वीमेन के साथ, जब से इसका इंसेप्शन हुआ था तब से लेके हमने CIC प्रोग्राम, क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर भी चलाया है। अब जब से ये आपकी सरकार आई है तब से उन्होंने सारी पुरानी जो CICs थी उनको ख़त्म करके अब नए लोगों को लिया है। इसमें हम क्राइसिस में जो महिलाएं हैं उनको भी हेल्प देने का काम करते हैं। वो अब हम DCW के माध्यम से नहीं, लेकिन हमारे पास, हमारे संस्था के नाम से जो भी लोग हमारे पास आते हैं हम उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। पुलिस की मदद है तो पुलिस की मदद करते हैं, अन्य सपोर्टिव सर्विसेज हैं, वहाँ के काउंसलर से, वहाँ के MLA से, वहाँ की पुलिस से, जिस प्रकार की जिस स्तर पे भी हो सकती है, वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम मैक्रो लेवल के प्रोग्राम्स करते हैं। ये माइक्रो लेवल प्रोग्राम्स है। मैक्रो लेवल के अंदर जिसमें हम विंगम रूप में, जिसमें हम समाज की समस्या को जो पूरे समाज के अंदर फैली है उसको हम जो है ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करके, लगातार कार्यक्रम करके हम करते हैं। जैसे निर्भया जब का इंसिडेंस हुआ उसके बाद हमने महिला सशक्तिकरण को लेकर सेल्फ डिफेंस एंड मेंटल हेल्थ
वर्कशॉप्स, ये हमने पूरी दिल्ली के अंदर लगाई। इसमें हम 15 दिन के लिए एक ग्रुप को लेते थे, उनको सेल्फ डिफेंस तो सभी कराते हैं, आत्मरक्षा के गुर सिखाने लेकिन उसके साथ साथ हमने एक मेंटल हेल्थ भी जोड़ा, कंपोनेंट जोड़ा, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर बच्ची में कॉन्फिडेंस है, मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है, बल है, उसमें बल है और वो कॉन्फिडेंट इनफ है, तो वो उसने चाहे सेल्फ डिफेंस ना भी सीखा हो तब भी वो उस क्राइम का प्रतिरोध करेगी, उसका प्रतिकार करेगी। लेकिन आपने कितना भी अच्छा सेल्फ डिफेंस सिखा दिया और उसका जो मेंटल लेवल है, हेल्थ है वो उस तरीके की नहीं है, वो उस तरीके से ट्रेन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हाथ उठा पाएगी। और इसको हमने पूरा एक अपना 108 प्रश्नों की एक प्रश्नावली बनाई थी, सेल्फ एड्रेस्ड, उसके अंदर एक टेक्निक का यूज़ करके हमने एक इंटरव्यू शेड्यूल बनाया था, उसके माध्यम से हमने ये प्रूव भी किया है। और वो हमारा एक बहुत स्टडी का पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर हमने 1000 बच्चियों के ऊपर उस पर काम किया है। तो अब हमारा 2016 के अंदर पिछले 8 वर्ष से हमने स्वच्छता अभियान को अपना एक मैक्रो लेवल का कार्यक्रम बनाया है और अब 3 साल तक 2019 तक लगातार हम सरकारी स्कूलों के शौचालयों को लेकर काम करने वाले हैं। इस प्रकार से हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, उससे पहले हमने, शायद आपको याद भी होगा, एक बार हमने 3 साल तक बुज़ुर्गों के लिए, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और उनको घरों के अंदर सम्मान नहीं मिलता, कभी कभी बहुत ज़्यादा वेदना उनके साथ रहती है उनकी, क्योंकि उनके खुद के बेटा बहू उनकी मदद नहीं करते हैं, तो उसके लेके भी हमने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए। हम बहुत लोगों से जाकर मिले जिनको पेंशन नहीं थी, उनको पेंशन दिलवाने की कोशिश की। इस तरीके से हम 2 साल के लिए, 3 साल के लिए एक मैक्रो लेवल का प्रोग्राम लेते हैं और फिर हमारे लेटर हेड्स पे, हमारे छोटे कार्यक्रमों में, बड़े कार्यक्रमों में वो मुद्दा ही मुख्य एक प्रोजेक्ट के तौर पर आप लेते हैं। लेकिन जैसे 22-23 साल आपकी संस्था को हो गए हैं, इसमें भी आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा काफ़ी। देखिए, एक मैं बताऊं आपको कि सामाजिक संस्था के रूप में काम करना, मुझे तो लगता है कि आज के युग के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं चूंकि एक पॉलिटिकल परिवार से भी हूँ, तो इसलिए तो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। लोकायुक्त बार बार मेरे नाम को लेके, संस्था के नाम को लेके बदनाम करने का काम और अन्य कई प्रकार की प्रताड़नाएं हमने सही हैं। लेकिन चूंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं और हमें वहाँ के जिन बेनिफिशरीज़ के साथ, जिन लोगों के साथ हमने काम किया है, उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, उनका लगातार समर्थन हमें मिलता है। इसलिए 23 साल से ये संस्था आगे बढ़ रही है। और आगे मैं इसको इस प्रकार से देखती हूँ कि समाज के अंदर जिस प्रकार की समस्याएं आएंगी, क्योंकि आज मैं ये कह के कहूँ कि आज मैं ये वाली समस्या होगी, जिस प्रकार की समस्या होगी उन्हीं साधनों में उस समस्या से लड़ने के लिए संपूर्ण तैयार रहेगी और क्षमता भी पूरी रहे, आपके साथ बनी रहे। कार्यक्रम अग्रदूत में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि शोभा विजेंद्र जी जो टारगेट लक्ष्य लेकर चल रही हैं समाज सेवा का, उसमें वो खरी उतरें। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना चाहती हैं, स्कूल के बच्चों को आने वाले समय में वो चाहती हैं कि पूरी सुविधाएं मिलें, वो सब चीज़ें हों, संपूर्णा में भी वो अच्छा काम कर सकें और शोभा विजेंद्र जी से समाज की दूसरी महिलाएं भी प्रेरणा ले सकें, हम इस बात की उम्मीद करेंगे। अगले कार्यक्रम में हम आपको समाज की किसी नई शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार। क्या है नेचुरोपैथी? मोदी सरकार के प्रयासों से क्या बढ़ेगा नेचुरोपैथी में लोगों का विश्वास? बताएंगे बालाजी निरोगधाम के अध्यक्ष ब्रजभूषण गुप्ता। देखिए नमो इम्पैक्ट अतुल सिंघल के साथ मंगलवार रात 9 बजे। सर्वधर्म संगम चैनल पर।